मैंने काफ़ी रील्स देखी आपके इंस्टाग्राम पे कि जब क्लास एंड हो रही होती है ना, तब बच्चे लिटरली रोते हैं पूरा क्लास का। वैसे मैं पीछे के लोगों को भी देख रहा था, एवरीबडी वाज क्राइंग के आपके दिए में जब तक तेल है और दिए रोशन करो, क्या पता कल तेल ख़त्म हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बर्ड बनने के बाद शी इज़ लाइक कि सर ये बर्ड ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो तो और अच्छा दिखेगा। मैंने कहा मैम ये मेहंदी है, इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर की चीज़ को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे हटा सकते हैं। बोला ऐसा ना कि वो थक जाएगा तो बैठ जाएगा। ना उठने बैठने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका, और वो निकल जाते हैं ऐसे ही काम पे। फिर वो कंप्लेन कर दे कि हमें तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लोग हमें मेहंदी वाली बुलाते हैं और हमें वो अमाउंट नहीं मिलता है जो आपको मिलता है, आपको देते हैं सब। तो इट इज़ नॉट जस्ट योर वर्क विच इज़ पेइंग यू, देयर आर मैनी मोर थिंग रदर देन योर वर्क। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं अब। घर चल जाए उतना कमा। अरे घर बसाने, खुद का घर खरीदने उतना वो अर्न करने थे। आपको मैं पूरी लिस्ट दिखा सकता हूँ। एकलव्य, अर्जुन और दुर्योधन, तीनों के एक ही गुरु थे। तो स्टूडेंट्स पे बहुत मैटर करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। डेफिनेटली आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप उसको MRP के दौर पे नहीं चेक कर सकते हो कि भाई इस मेहंदी का इतना, इस मेहंदी का इतना, मेरा भी इतना, आपका भी इतना। ऐसे नहीं हो सकता है, यू कैन डू दैट। पढ़े लिखे लोग भी दबाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते, इनसिक्योर, पता नहीं क्या क्या। हर एक दिन संडेज है सबके, हाँ। जब मर्जी उठ जाओ, जब मर्जी स्पेशली काम करो। फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनका वैसा ही होता है। हाँ, जब मर्जी खाना खा लिया, कुछ सिस्टम से वो नहीं चलते हैं। देन दे कंप्लेन कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? यू आर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन। मैं कभी भी खुद को टीचर या गुरु नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मेरी प्रोफेशन में, मेहंदी के प्रोफेशन में, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट, आप सारे जूनियर स्टूडेंट हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट रह चुके हैं, फ़ाइन आर्ट के टीचर रह चुके हैं और एक ड्राइंग टीचर से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। आज वो मोर देन 30 ईयर से एक मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पर उन्होंने एज ए मेहंदी आर्टिस्ट काम किया है। हज़ारों में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, वो चाहे इंडिया में हो या फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आज हमारे साथ है हरीन दलाल सर। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? बस बढ़िया सर। हरीन सर 30 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में आपको। हाँ जी। और अभी करंटली आप एक एज ए एजुकेटर वर्क कर रहे हो और अपना जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो इस आर्ट फॉर्म का, मेहंदी आर्ट फॉर्म का। तो हरीन सर शुरुआत से थोड़ा बताइए कि जब आपने शुरू किया था वो तो 30 साल पहले से शुरू किया था, लेकिन कहाँ से इस चीज़ का आइडिया आपके माइंड में आया कि मुझे मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे वर्क करना है, आगे बढ़ना है? तो थोड़ा इनिशियल आपका जो जर्नी था वो बताइए। यानी आर्ट में इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही है। अच्छा। 13 साल की एज में मैंने फर्स्ट ब्राइडल मेहंदी लगाई थी। आई वॉज जस्ट 13। जब मुझे 12-13 घंटे भी लग गए थे एक जन को मेहंदी लगाने के लिए, तो इट्स वेरी यंग एज। उसके बाद थोड़ा काम मैंने चालू रखा था, पर फ्रॉम एट द एज ऑफ 18-19 मैंने प्रोफेशनली भी ये करियर स्टार्ट किया था। तो यू कैन डेफिनेटली से कि मुझे 30 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। और मेरी शादी के टाइम पे मेरी वाइफ मेहंदी आर्टिस्ट सर्च कर रही थी। तो वन ऑफ माई आंटी टोल्ड हर कि तुम यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रही हो, हरीन खुद मेहंदी लगा के देगा तुम्हें। तो वहाँ से जो पूरा डाइवर्ट हुआ, उन्होंने इतना अच्छे से मेरी फर्स्ट वेबसाइट उन्होंने डिज़ाइन की थी, मेरे कार्ड्स भी उन्होंने छपवाए थे खुद डिज़ाइन करके। और मेरी जो पैशन थी, मेरा जो आर्ट के लिए जो मेरा अटैचमेंट था, उनको प्रोफेशनल पूरा जो डाइवर्ट किया वो मेरी वाइफ ने किया। और बचपन से मोटिवेशन तो बहुत मिला था फैमिली से, और ऐसे फिर स्टार्ट हुआ। तो सर उस वक्त पे जब आपने स्टार्ट किया था और इवन कुछ हद तक अभी भी, आपने तो बहुत पहले स्टार्ट किया था, तो एक सोसाइटी की तरफ से एक पुशबैक होता था क्या कि आप एज अ मैन ये प्रोफेशन में आ रहे हो जिसमें अभी करंटली भी देखा जाए तो 95% या उससे ज़्यादा शायद विमेंस है? ट्रू। तो उस टाइम पे सोसाइटी या फैमिली की तरफ से कुछ पुशबैक रहा था क्या? एक्चुअली सोसाइटी का क्या है कि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करो ना, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। चाहे आप लड़कियों वाला काम कर रहे हो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों वाला काम है, या आप कुछ भी काम करते हो, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते वो बोलते ही रहेंगे।
वंस यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ, फिर वो कोई कुछ नहीं कहता, इनफैक्ट रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं. हाँ वो तो सही है। यू मैं तो हैव पहले टू ही कीप बोलता था। पेशेंस. हाँ, यू हैव टू कीप पेशेंस. हाँ, जब तक फैमिली से सपोर्ट है, आपको कोई और क्या बोल रहा है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. और अपना 100% दो तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे, और सोसाइटी अपने आप आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर लेग. तो आपने जो आपका जर्नी था उसमें पहले आपने ड्राइंग टीचर के तौर पे काफ़ी लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब किया जी था। जी जी. तो वो कितने साल का रहा था? मैंने सूरत की स्कूल में, जीवन भारती स्कूल में 15 साल तक जॉब की. टीचिंग वॉज माई पैशन सिंस व्हेन. मुझे Okay. बचपन से ही पढ़ाना, हमारी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो वो पढ़ाना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, वो पहले से ही पसंद है. तो स्कूल की जॉब से पहले ही आई यूज़ टू गिव क्लासेस, ट्यूशन्स. अच्छा। हाँ, उसमें हर एक एज ग्रुप के बच्चे आते थे, मुझसे एज में बड़े भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे. तो फिर स्कूल की जॉब मिल गई एट द एज ऑफ 21. वहाँ मैंने 15 साल तक जॉब की. 36, आई वॉज 36 व्हेन आई क्विट माई जॉब. तो वो टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे मेहंदी में बहुत काम आ रहा है. एक डिसिप्लिन है या सिखाने का तरीका, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अच्छी मेहंदी तो लगा लेते हैं, पर हाउ टू टीच वो कम्प्लीटली एक Different art है। डिफरेंट तरीका है. आप कैसे बच्चों को हैंडल करते हो, या जो आपको आता है वो उनको आ जाए, देन ओनली यू आर अ गुड टीचर. डेफिनेटली। हाँ. तो आप वैसे फाइन आर्ट स्टूडेंट रह चुके हो। हाँ जी. और आप ड्राइंग सिखाते थे, जी. तो उस चीज़ ने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरीके से हेल्प की? ये उस एरा की बात है जब मेहंदी में ह्यूमन फिगर्स इतने सारे थे नहीं. एक दो फेसेस बन जाए तो बहुत था. उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा फिगर्स इंट्रोड्यूस किए थे. तो मार्केट में ह्यूमन फिगर्स वाज वेरी न्यू दैट टाइम. तो वो काफ़ी उसको पुश मिल गया कि हो इतने सारे फिगर्स, इतने सारे गॉड गॉडेसेस, इतनी सारी आप वैरायटीज़. वो टाइम पे वो उसका बहुत क्रेज़ था. अब तो हर कोई इतने अच्छे फिगर्स लगा भी लेते हैं. तो वो जो हमारी जर्नी थी, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, तब हम घर घर जाके वी यूज टू शो अवर वर्क. अच्छा, हाँ, प्रिंट फॉर्म में लेके जाते प्रिंट हो? फॉर्म में. वी Okay. हैड अवर ओन एल्बम. घर जाओ, उनको डिज़ाइंस दिखाओ, वो कुछ चूज़ करते थे, उसमें से आपको फिर कुछ फाइनल करके उनको अप्लाई करके देना होता था. वो अच्छा। उस टाइम की. इंस्टाग्राम तो अभी लाइक 10 साल से आया. हाँ, लाइक हम लोग 10 साल से हैं, आई डोंट हाँ. नो. सोशल मीडिया मतलब प्रचलित हाँ, ही उस अभी हाँ, पिछले 8-10 exactly. साल से ही हुआ है। एग्जैक्टली. जब तो- तो फोन्स भी नहीं थे, मोबाइल हाँ. फोन्स भी नहीं थे, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब कुछ सब नहीं. कुछ। हम ब्लैकबेरी के बीबीएम को यूज़ करते थे. अच्छा। ब्लैकबेरी मैसेंजर से बात करते थे जब बीबीएम वाज वेरी न्यू फॉर अस, मैसेज पे बात करने के लिए. आई हैड ब्लैकबेरी फोन्स. तो वो उससे होता था फिर कम्युनिकेशन, या ईमेल थ्रू. ईमेल से बात होती थी. फिर उस समय एक परेशानी नहीं होती होगी ना कि भैया मुझे ऐसा चाहिए, पिंटरेस्ट से निकाल निकाल के, वो एक दिक्कत नहीं होती होगी उस टाइम पे? अभी मुझे जो वो होती परेशानी है। तो अभी भी नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ना एक बार जो डिज़ाइन लग जाए वो वापस लगाना कभी भी पसंद नहीं है. सो आई ऑलवेज लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू. तो मैं तो इतनी चॉइस कि आपको क्या लगवाना है, यू जस्ट मेक अ लिस्ट. और मेरे क्लाइंट्स मुझे पूरा लिस्ट या उनके जो मन में आइडियाज़ है वो मुझे शेयर करते थे, और मैं ऑन द स्पॉट या कोई बार प्री कंपोज करके भी उनको दिखा देता था. वो अप्रूव करते थे, फिर वो उनके हाथ में रखता था. तो शुरुआत के जो दिन थे जिसमें मैंने आपसे जैसे बोला कि एक सोसाइटी की तरफ से थोड़ा सा पुश बैक रहा होगा, हाँ. उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आए थे? चैलेंजिंग्स टू बी फ्रैंक, कि आपको इतना ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं होता है. आप शायद इतना घर से, आपको इतना नहीं आप बाहर गए हो. तो ट्रैवल, फिर जब तो गूगल मैप्स नहीं थे, अननोन सिटीज़ में, अननोन एरिया में वो एड्रेसेस ढूंढना, पहुंचना. ट्रेन और फ्लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी सूरत में, तो बॉम्बे जा जाके फ़्लाइट्स पकड़ना, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रैवल करना. तो पूरे एक दिन में, और कई बार तो एक एक दिन में 2-2 3-3 ब्राइड्स होती थी. ओवरनाइट तो हमने कितनी बार ब्राइड्स की है, पूरी रात जग के. यानी सबको हमसे ही करवाना है. जितनी भी ब्राइड्स थी ऑलवेज डिमांड, हरीन भाई कि आप आओ, आप ही लगाओ. तो वो थोड़ा रहता था इनिशियल डेज़ में.
अब थोड़े 30 साल के बाद थोड़ा लग रहा है कि भी थोड़े प्रो हो गए हैं, तो अब ये सारा मैनेज हो जाता है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है अब तो, नए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी। और कुछ सच इतनी परेशानी नहीं होती अनलेस कि आप खुद अपना रोज़ का नया क्रिएशन करते हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको प्रॉब्लम आए। यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑल द डे। आपको लगता है कि एक मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ड्राइंग या स्केचिंग या उस तरीके की कुछ चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक्चुअली स्केचिंग से क्या होता है कि आप सामने देख के ड्रॉ करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रेमिंग सेंस आ जाता है कि कौन से एरिया को आपको ड्रॉ करना है। सही। तो लेआउट एक बार आपको समझ में आ गया, उससे आपका ब्लैक वाइट ग्रे क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ब्लैक वाइट ग्रे आपका क्लियर हो गया, जैसे आप फोटोग्राफी में करते हो जो फ्रेमिंग सेंस, तो उसका रिजल्ट यानी आपकी मेहंदी में जो उसका आउटकम होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा यदि आपने स्केचिंग किया होगा। यदि आपका ड्राइंग अच्छा है, अच्छा नहीं फिर भी आपने कुछ प्रैक्टिस की स्केचिंग की, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करा सकता है आपको, डेफिनेटली करा सकता है। तो उससे एक सेंस बन जाता है आई थिंक। एक सेंस, एक विजन बन जाता है। आप पहले से ही सोच सकते हो कि वो बन के कैसा दिखेगा। ओके। बन के आप उसको मिटा नहीं सकते, यू कांट इरेज। एक क्योंकि बार जो बन गया दैट इज़ डन। मुझे एक पॉडकास्ट में ही जब मैं किसी से मिला था जो स्केचिंग बहुत करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि अगर आपको भी फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट लाना है ना तो True. यू शुड स्केच, तो आप डायमेंशंस बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ट्रू ट्रू, कंप्लीटली एग्री विथ हिम। क्योंकि उस चीज़ से एक नया सेंस डेवलप होता है हाँ कि जी। शेडिंग और उसका जो इमेजिनेशन भी आप अगर कुछ करते हो ना या फिर कुछ रख के ड्रॉ करते हो तो उससे आपको एक डायमेंशन का बहुत अच्छा आइडिया डेवलप वॉल्यूम होता पता है। चलता है चीज़ों का, राइट। तो आप उसको मेहंदी में अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली जब ह्यूमन फिगर्स बनाते हो तो लोग बना लेते हैं पर वो प्रपोर्शनेट नहीं होते हैं, एनाटॉमिकली मिस्टेक्स होती है अंदर। कोई बार क्लाइंट्स को समझ नहीं भी आता है, पर आप अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आर्ट फॉर्म को, सही बात। तो वो आपको ज़्यादा पुश करा सकता है। तो उसमें जैसे ह्यूमन फिगर्स की ही बात हो रही है तो प्रपोर्शंस है, जैसे कि हाथ की लेंथ है, चेस्ट है, फेस है या पूरा सर है, तो उसमें क्या चीज़ें थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हो? क्या ऐसी टिप्स है कुछ आपकी तरफ से आप बता सको? एक्चुअली वो तो मुझे ड्रॉ करके थोड़ा समझाना अच्छा। पड़ेगा, पर इट्स कम्प्लीटली, सपोज आप मुझसे टॉल हो बट साइंटिफिकली आपकी हाइट और मेरी हाइट इट इज़ सेम। राइट, प्रपोर्शन प्रपोर्शन सेम, यानी हमारा जो हेड होता है वो 7.5 बार रिपीट हो जाए तो फुल बॉडी बनता है, और वो कई जन को पता ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 10 8 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका ड्राइंग का बैकग्राउंड नहीं है और वो मेहंदी के प्रोफेशन में आ गए जस्ट टू सेक ऑफ कि यहाँ बहुत इनकम है, यहाँ बहुत स्कोप है करके वो आ जाते हैं, और उनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो वो कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं। सही बात है। तो वो आपको पता हो तो आप बहुत अच्छे से और क्वालिटी काम अपने क्लाइंट्स को आप दे सकते हो। इनिशियल डेज की अगर बात करें तो उस टाइम पे जो एक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, इस फ्रेटर्निटी का जो एक कल्चर था, जो एक एनवायरनमेंट था, कि तब आप शायद फिजिकल फॉर्म में जैसे आपने बोला कि लेके जाते थे, क्लाइंट से बात होती थी, उसमें और अभी के सिनारियो में क्या डिफरेंस आया है? मुझे ना यूथ ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, टेक्नोलॉजी ऑलवेज अट्रैक्ट करती है, तो मैं तो ज़्यादा खुश हूँ कि अब आपके पास चॉइसेस है। आप फ़ोन की क्लिक पे कहीं से भी कुछ भी काम देख के सिलेक्ट करके अपने हाथ में बनवा सकते हो। जब ये ऑप्शन नहीं थे तो हम जितना दिखाते हैं उतने में से ही वो क्लाइंट जब सेलेक्ट करते थे। राइट। नाउ दे हैव अ चॉइस। तो जब ऑप्शंस नहीं थे तो उनको लिमिटेड डिज़ाइन सेलेक्ट करनी पड़ती थी, अब तो दे हैव अ ऑप्शन, मैनी ऑप्शंस दे आर हैविंग। तो इतनी प्रॉब्लम, मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छा जोन चल रहा है जब आप ज़्यादा क्रिएटिव वर्क अपने क्लाइंट को दे सकते हो। आपका जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि मैं किसी भी तरीके का वर्क जनरली रिपीट नहीं करता, तो फॉर एग्जांपल किसी भी ब्राइड को आप मेहंदी लगाना स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस हो गई है, तो उस वक्त पे आपका जो माइंड सेट है, जो आपका आर्टिस्टिक प्रोसेस है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा एक आपका माइंड प्रोसेस क्या चलता है वो बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने स्केचिंग बहुत किया है,
तो हम विजुलाइज करके ड्रॉ कर सकते हैं, जो हर कोई नहीं कर सकता है। Okay. जिसको ड्राइंग का नॉलेज है, ड्राइंग का बैकग्राउंड है, वही ये कर सकते हैं। उनको, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको रेफरेंस चाहिए होते हैं टू ड्रॉ। फिर वो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे पेज से कुछ भी देख के वो कॉपी कर देते हैं। पर बीइंग अ फाइन आर्टिस्ट है, मुझे जो ड्राइंग का नॉलेज था, स्केचिंग का नॉलेज है, तो मुझे वो ईजी हो जाता है टू ड्रॉ एनीथिंग न्यू टू माई ईच एंड एवरी ब्राइड्स। और वो उनको ज़्यादा अपील करता है कि ये मेरे हाथ में ऐसा कुछ बन रहा है जो आज तक किसी के हाथ में नहीं बना है। तो ये मेरी साइड से मेरा शायद प्लस पॉइंट था कि मैं उनको जो डिमांड करे वो डिलीवर कर सकता था। अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ डिसीजंस होते हैं ना, जैसे कि मेरा स्किन कलर है, आपका स्किन कलर डिफरेंट है, मेरा हाथ पतला है, आपका हाथ थोड़ा सा मेरे से थिक है, या किसी का उससे ज़्यादा थिक है। तो वैसी क्या क्या चीज़ें मैटर करती है उस डिसीजन प्रोसेस को थ्रू करने के लिए? ब्राइड की डिमांड क्या है पहले हम उसको पूछ लेते हैं, या तो इन एडवांस या तो बिफोर पुटिंग मेहंदी। थोड़ा डिस्कशन क्लियर हो जाए कि भाई उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। स्किन कलर, स्किन टोन तो फिर भी बहुत दूर की बात है। भाई स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, दैट डज नॉट मीन कि आप काम नहीं कर सकते हो। आपको ऐसी ही मेहंदी यूज़ करनी है जो वो रच के दिखे। राइट। यानी उनका स्किन टोन शायद थोड़ा सा डार्क है, तो क्या वो मोटी मेहंदी लगवा लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपकी मेहंदी की प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि वो कोई भी स्किन टोन पे रच के आ जाए। ओके। तो हाथ की साइज़ जितनी छोटी है उतना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम कैनवास कम हो गया, हाँ छोटा कैनवास हो गया टू वर्क। हाँ। इफ़ ब्राइड इज़ टॉल, थोड़े थोड़े बल्की हैंड है, तो हमारे लिए स्पेस हो जाती है टू वर्क। डिटेल में काम डिटेल में काम हो सकता है, छोटे हाथों में थोड़ा मुश्किल होता है। पर डिमांड की है ब्राइड्स ने तो वो करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई बार हम सजेस्ट करते हैं कि ये नहीं सूट करेगा, पर फिर भी यदि उनको चाहिए तो यू हैव टू परफॉर्म एनी हाउ। तो जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि स्किन कलर से या थिकनेस है, या तो वैसी और क्या चीज़ें अफेक्ट करती है डिसीजंस पर, कि अगर ये है तो ऐसा कर रहे हैं, ये है तो ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती है, स्किन टोन है या थिकनेस है, उसके अलावा कुछ होता है क्या और? ऐसे कुछ नहीं, बस ये है कि उनकी जो डिमांड है वो आप फुलफ़िल करो। मेन आपका मेहंदी का प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक होने के साथ साथ वो रच के भी सुंदर दिखे, उतना ही आपको ध्यान रखना है। इनिशियली हम लोग मेहंदी खुद सोक नहीं करते थे, अब जब रेडीमेड कोन्स यूज़ कर लेते थे। अब मेहंदी खुद सोक करते हो तो आपको क्या ऑयल, क्या मेहंदी, क्या टेक्सचर, क्या कंसिस्टेंसी, वो सब ध्यान में रख के फिर काम करना होता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो सारा आपको कैरी करके जाना पड़ता है, बट एनी हाउ एनी ईयर वी हैव टू परफॉर्म द बेस्ट। बट ये खुद से बनाना और वो वाला थोड़ा तो और उससे डिफ़िकल्टीज बढ़ती होगी आई थिंक। नहीं नहीं, इनफैक्ट काम और इजी हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। और वो आप जो चीज़ें यूज़ करते हो वो मतलब हर्बल होती है, वो हाँ जी, नेचुरल होती है, सॉरी हर्बल नहीं, ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिक होती होती है। है। हाँ जी। तो केमिकल्स वगैरह? केमिकल्स ना के बराबर होते हैं। कई ब्राइड्स को क्या है कि कुछ भी करके काला कलर चाहिए, मेहंदी कभी काला कलर नहीं हाँ। देती है। राइट। दे वांट वेरी डार्क ब्राउन। मेहंदी मरून से ब्राउन पे जाती है, पर उनको वेरी डार्क ब्राउन यदि चाहिए तो सम परसेंट आपको, केमिकल तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ऑयल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि वो ज़्यादा डार्क रच के आए। ओके। हाँ, वो भी अगेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे ही अगेन जाता है। हाँ, वी डोंट प्रेफर सच ऑयल्स। पर Okay. कोई बार किसी क्लाइंट को चाहिए। रिसेंट मुझे एक क्लाइंट बोल के गए कि सर आप जो मर्ज़ी यूज़ करो, हाथ में वो काला कलर आना चाहिए। अब काला कलर मेहंदी से कभी नहीं आता है, ऑलवेज मरून और ब्राउन होता है। राइट। इन दैट कंडीशन फिर हम लोग एक उनको छोटा सा ट्रायल दे देते हैं। इफ़ दे आर सेटिस्फाई फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। सो आपका जो क्लाइंट का जो प्रोसेस है, ये तो अभी जो बात किया कि एक आर्टिस्टिक प्रोसेस होता है, आपका जो अभी से फॉर एग्जांपल कोई नया आर्टिस्ट है जो अभी अभी सीखा है, उसको एक ऑर्डर लेने का भी जो प्रोसेस होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है कि प्राइसिंग कैसे डन करना है। तो उसमें आपका किस तरीके का रहता है कि किस तरीके से प्राइसिंग डिसाइड करना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए जिससे आप एक हेल्थी कंपटीशन में रह भी सको, साथ ही साथ आप अपना एक अर्निंग मेंटेन कर पाओ? होता क्या है कि हर एक आर्टिस्ट को ज़्यादा प्राइस कोट करने हैं, पर उनको वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करनी है। आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो
तभी आप प्राइस बढ़ा सकते हो। और आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप उसको एमआरपी के दौर पे नहीं चेक कर सकते हो कि भाई इस मेहंदी का इतना, इस मेहंदी का इतना, मेरा भी इतना, आपका भी इतना, ऐसे नहीं हो सकता है। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। आप कितना अच्छे से, और नॉट जस्ट मेहंदी, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू योर क्लाइंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नए बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको ना बात करने का तरीका, ना उठने बैठने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका, और वो निकल जाते हैं ऐसे ही काम पे। फिर वो कंप्लेन कर दे कि हमें तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लोग हमें मेहंदी वाली बुलाते हैं और हमें वो अमाउंट नहीं मिलता है जो आपको मिलता है, आपको देते हैं सब। तो इट इज़ नॉट जस्ट योर वर्क विच इज़ पेइंग यू, देर आर मैनी मोर थिंग्स अदर देन योर वर्क जो आपको पे कराएगी। राइट। हाउ यू हैंडल योर क्लाइंट, हाउ टू टॉक, बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है बहुत सारी जिसका आपको ध्यान रखना होता है। हाँ, क्लाइंट काम तो बाद में देखेगा ना, पहले। हाँ, यानी आप ब्यूटी प्रोफेशन में हो और आप कैसे भी अल्लड़ बन के चले जाओ वहाँ पे तो कैसे चलेगा। हाँ, यू आर नॉट अ पर्सन जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है, यू हैव टू बी विथ योर क्लाइंट, उसके बाजू में बैठ के आपको काम करना है, उसके हाथ के ऊपर आपको काम करना है। आप 1-2 फीट की डिस्टेंस पे उसके साथ बैठ के काम करोगे और आपकी बॉडी में से बदबू आ रही है, आपके मुंह में से बदबू आ रही है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ज़्यादा अमाउंट वहाँ से मिले, सो दैट इज़ नॉट डन, डेफिनेटली। दैट इज़ नॉट डन। ऐसा तो पूरा लिस्ट है मेरे पास जिसको हम सोशल पर्सनल ग्रूमिंग कहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिविजुअली ज़रूरी है इनटू ईच एंड एवरी प्रोफेशन। डेफिनेटली या हमारे प्रोफेशन में भी अप्लाई होता है। एवरीवेयर। जब आपको वर्क प्लेस पे जाना है, वो भी शादी वाले घर में जहाँ लोग रेडी होके ड्रेस्टअप होके आते हैं, वहाँ आप कुछ भी जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए, ना ढंग से उठने बैठने का तरीका, कोई भी बैग उठा के चल दिए, मिठाई के डब्बों में कौन भर के चले गए, तो ये सब नहीं चलेगा। आपका काम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो वो पहले देखेंगे। कितना भी अच्छा काम करते हो आपको यदि बात करने का तरीका नहीं है, छोटी छोटी इन बातों का आपको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करने हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपका कुछ नहीं होगा। या और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, आई मस्ट से वो 12-13-14 घंटे तक का टाइम ले लेते हैं, पर उतना टाइम लेके आप अपनी ब्राइड को थका देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। यूजुअली आपको कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स मैक्सिमम, बट Okay. हम 3 जन एक साथ काम करते एक हैं। ब्राइड के लिए? हाँ, हम Okay. 3 जन एक साथ काम करते हैं। और कभी ऐसा अगर हो कि ब्राइड बोले कि मुझे नहीं बैठा रहा, इतना ज़्यादा नहीं बैठ पाऊंगी, या वैसा कुछ होता है तो फिर? पहले से उनको 5 आवर्स इतना तो हमने बोला ही होता है, ओके। तो दे आर प्रिपेयर, और हमारा 5 घंटे से कम टाइम में ही काम खत्म हो जाता है। 5 आवर्स आर मैक्सिमम। ओके। कई जन तो 5 घंटे भी बैठने को रेडी नहीं होते हैं, मुझे पूछते सर 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, पर वो 2 घंटे में नहीं होता है। तो ऐसे केस में करते क्या हो फिर आप, अगर ऐसा है कि मस्ट, जैसे कि सुबह मेहंदी है फिर कहीं निकलना है, या फिर बहुत ऐसा कुछ कम होता है ऐसी तो? ब्राइड्स मिले हैं जो बहुत कम टाइम में मेहंदी लगवाना चाहते हैं। ओके। हाँ, एक बार तो हमने 45 मिनट्स में ब्राइड ख़त्म की थी। जेरोक्स मशीन लेके गए थे? नहीं, उनको बहुत कम चाहिए था। अच्छा। और उनको मेहंदी का इतना था ही नहीं, बस हाथ में कलर दिख जाए, कुछ लगा है ऐसा पता चल जाए, दैट वाज इनफ फॉर हर। तो पौने घंटे में 2 फ्रंट बैक एंड लेग्स हम तीनों ने मिलके ख़त्म किए थे। ओके। तो ऐसा भी होता है। कोई ब्राइड्स होती है जो इतनी कीन होती है कि भाई मैं कितना भी बैठूंगी, आप मेरे हाथ में बहुत अच्छे हाँ। से काम करो। क्योंकि सबसे पहला जो रेडी होने का स्टार्टअप है वो मेहंदी से ही होता है। हाँ। सबसे पहली चीज़ ही वो आती हाँ, और वेरी ऑस्पिशियस। आप किसी के यहाँ शादी में जा रहे हो, मेहंदी को लोग शुभ मानते हैं, है। डेफिनेटली। तो वहाँ शुरुआत ही इतनी अच्छी करो कि बाकी की सारी उनकी इवेंट्स अच्छी ही जाए। पहली इवेंट ही मेहंदी होती पहली है। इवेंट ही मेहंदी होती है। अग्री विथ यू। अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात की जाए तो, कि जैसे एक सिंगर होता है, एक एक्टर होता है, एक फोटोग्राफर होता है, मेहंदी बहुत अंडररेटेड ऐसा लगता है आपको? एक्चुअली मुझे इतने साल हो गए ना इस प्रोफेशन में कि तो थोड़ा ना वो ज्ञान वाली बातें भी मेरे अंदर से बहुत निकलती है। नहीं, ठीक है ना, वही तो लेना है। और स्कूल में टीचर रह चुका हूँ, तो ये सारी तो हमें ज्ञान देने की आदत होती ही है। तो यदि आपको क्लाइंट पे नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले आप अपने आप को चेक करो, वेयर आर यू रॉन्ग। नहीं, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आर्ट फॉर्म, एज ए आर्ट फॉर्म। एज एन आर्ट फॉर्म क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आते हैं अपने, हाँ, बट एज ए आर्ट फॉर्म, जैसे कि क्या होता है ना कि
कभी हमें भी ये चीज़ फील होती है एज अ फोटोग्राफर के हम संगीत में या किसी फंक्शन में जब सेटअप कर रहे होते हैं तो कहीं पे मान लो कि कुछ पानी रखा है, चाय रखी है, तो ये किसके लिए, तो ये आर्टिस्ट के लिए, ऐसा जवाब मिलता है। वो आर्टिस्ट होते हैं कौन, जो सिंगर होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, हम छोटे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट नहीं है। वैसा एक एक मानसिकता होती है ना, उसको बोलते हैं। तो मेहंदी को भी बहुत लोग अंडररेट करते हैं कि अरे मेहंदी वाली है या मेहंदी वाला है। नहीं, टू बी अगेन, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में से, पर ये आपके ऊपर ही मैटर करता है कि आप अपनी वैल्यू कितनी क्रिएट कर पाओगे। राइट। यू नीड टू नो हाउ टू सेंड योर प्रोडक्ट। आपको आपकी प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। और उसमें मैंने जो आगे भी कहा, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, उठने बैठने का तरीका से शुरू करके सब कुछ। तो अंडररेटेड इन द सेंस कि लोगों को ना फेसेस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि उनकी फेसेस, हर एक जन को अपने चेहरा दिखाना है, फेस सुंदर दिखना चाहिए। मैं मोटी नहीं दिखनी चाहूँ, वो कोई भी पर्सन अपने आप को मोटा दिखाना नहीं चाहता है। तो ये मेहंदी की एल्बम में 1 या 2 फोटोज़ होगी, बाकी की 5-6 हज़ार फ़ोटो सारी फेसेस की होगी। तो बट ऑब्वियस है, ह्यूमन फेस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू द हैंड्स। तो इट इज़ नॉट लाइक कि मेहंदी को लोग डिवैल्यूएट करते हैं उसका, फिर भी अब तो काफ़ी लोग समझ रहे हैं उसको, एज एन आर्ट फॉर्म ले भी रहे हैं। पहले इतना नहीं था कि भी हाथ काले कर दिए, हाथ लाल कर दिए बहुत हैं। अब तो लोग डिमांड करते हैं, बहुत प्यारी डिमांड करते हैं। आपको लगता है कि आप उनके हाथ में पेंटिंग बना रहे हो। अच्छा। या और पहले ऐसा था ना कि जैसे यूजुअली लड़कियों में वैसा होता था कि अगर घर में जेंट्स अर्न कर रहे हैं तो एक सेकंड इनकम, एक छोटी इनकम के तौर पे मेहंदी आर्टिस्ट साइड पर एक काम करते थे। वैसा आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, बट अभी शायद ऐसा भी है कि अभी फुल टाइम भी वर्क करते हैं, जैसे आप कर रहे हो, काफ़ी लोग कर रहे हैं। कई सारी मेरी स्टूडेंट्स तो ऐसी हैं जो घर में फर्स्ट इनकम है। अच्छा, तो वो एक चेंज आया है या पहले से ही? चेंज यानी अगेन, मैं बनिया हूँ बाई कास्ट, तो हम लोग बचपन से ही, बिजनेस तो हमारे खून में होता है डेफिनेटली। और ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो। तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। राइट। इसलिए इतने सारे आर्टिस्ट भी हैं, और हर एक आर्टिस्ट यहाँ से जितने भी सीख के गए, आउट ऑफ 10 मेरे 9.5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सेट है। अच्छा। या डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। या और वो चीज़ दिखती भी है आपके स्टूडेंट्स में? दिखती है। वो बच्चे हमें मैसेज करते हैं, एक साल महीने का फिक्स अमाउंट उनको कहता हूँ कि इतना तो आपको कमा के दिखाना ही है, और वो इतना अच्छे से वो कमा भी लेते हैं, बीइंग अ गर्ल जिसको कभी इतना पुश नहीं किया गया घर से, और वो इतना ट्रैवल करके इतना अच्छे से कम अमाउंट जोड़ के वो इतना अच्छा अर्न कर रहे थे। तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, दिस इज़ माई ओन इनकम, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। अब घर चल जाए उतना कमा अरे लेते। घर बसाने, खुद का घर खरीदने, उतना वो अर्न कर लेते हैं। आपको मैं पूरी लिस्ट दिखा सकता हूँ मैसेजेस तो की। एक जो लर्निंग का जो पीरियड होता है वो अभी कितना है, कि जैसे To अभी learn मेहंदी। कोई लर्न करने आ रहा है, ज़ीरो है अभी, कभी ज़िंदगी में कौन नहीं पकड़ा है, तो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम? मैं मेरे बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक बैच में एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट देता हूँ, कि एकलव्य, अर्जुन और दुर्योधन तीनों के एक ही गुरु थे। तो स्टूडेंट्स पे बहुत मैटर करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। डेफिनेटली। कोई मेरे पास नहीं भी आके हमें से फॉलो कर करके इतना सीख जाते हैं, वो सारे एकलव्य कैटेगरी में हैं। यहाँ जो आए हैं वो तो या तो अर्जुन बनेंगे या तो दुर्योधन। कुछ तो है, दुर्योधन भी है जो नहीं सीख पाते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो वो नहीं सीख पाते हैं, पर आपको सीखना ही है कुछ भी करके। तो हमारे 45 डेज इंटू 5 आवर्स, यानी इतना लंबा सिखाने का कोई और मेहंदी आर्टिस्ट का पीरियड नहीं है। 45 डेज इज टू 45 डेज इंटू 5 आवर्स अ डे। अच्छा। यानी बच्चे के 2 महीने निकल जाते हैं, वो पूरी फैमिली छोड़ के यहाँ तक आते हैं, हस्बैंड्स को, बच्चों को छोड़ के यहाँ तक आते हैं। इतना लंबा सिखाने का टाइम पीरियड और कोई आर्टिस्ट का नहीं है। तो दिस इज़ मोर देन इनफ। आप 45 डेज और 5 घंटे के एक दिन के हिसाब से अच्छे से सीख के जा सकते हो। 45 डेज़ में से जैसे मेहंदी तो आप सिखाते ही, और आपने ये भी कहा कि हम ग्रूमिंग के बारे में भी सिखाते हैं, और क्या चीज़ों के ऊपर आप
कंसंट्रेट करते हो? एक मेहंदी है, ग्रूमिंग है। यस। ग्रूमिंग में जैसे बात करना आ गया, कपड़े पहनना आ गया, किस तरीके से क्लाइंट से डील करना है। उसके अलावा और किसी तरीके की प्रैक्टिसेस या कुछ करते हो क्या? हाँ, हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो। अच्छा, वो भी सिखाते हो? हाँ जी, यानी अब सोशल मीडिया का ज़माना है जी। जो भी है वो ऑनलाइन सिखाओ, ऑनलाइन सिखाने के पीछे पड़े हैं। तो ऑनलाइन तब सिखा पाओगे जब आपको फ्रेमिंग का सेंस होगा, जब आपको कैमरा कहाँ पे प्लेस करना है वो सेंस होगा। तो बेसिक इतने तो प्रोफेशनल हम नहीं सिखाते, पर जो बेसिक ट्राइपॉड्स वगैरह लेके अपने ही फ़ोन को कहाँ पे सेट करना है, कौन से एंगल पे सेट करना है, पूरी फ्रेम में आपका हाथ कितना % दिखना चाहिए, लाइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो सारा भी पूरा 2 दिन का वीडियो का होता है, पूरे 2 दिन एडिटिंग का होता है कि आपने कोई डिज़ाइन बना दी। जब आप क्लिक करते हो तो ब्राइड ने ऐसे हाथ रखे, आपने क्लिक कर दिया तो बैकग्राउंड में चीज़ें दिखती है। तो वैसी इमेज आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है। उसका बैकग्राउंड हटा के उसके ऊपर आपका लोगो लगा के, वाटरमार्क करके, फ्रेमिंग करके, फ़िल्टर करके फिर आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। जैसे आप लोग करते हो, आप तो तुरंत हमें आप लोग पिक्चर्स देते नहीं हो। आप सारा उसको सुधार के क्लीन अप करके फिर देते हो। हमारे पिक्चर ना दे पाने के बहुत सारे रीज़न बहुत होते हैं। सारे, हम जिसमें तो से उसका एक होता है कि क्लाइंट ने पैसा ही नहीं दिया होता है। अच्छा, ओ ये आप तो किसी को कैसे दे देंगे? दिस इज़ वेरी तो नहीं, ऐसा नहीं है। कभी क्या होता है कि उस टाइम पे सीज़न में तो बहुत भागा दौड़ी चलती है, डेटा सेव करके नाइट भर जागते हो। नहीं, कई जन को नहीं पता है कि फ़ोटो क्लिक कैसे करना। फ़ोन में फ़ोकस लॉक करना तक बच्चों को नहीं आता है। हाँ। आईफ़ोन्स लेके घूमते रहते, पर फ़ोकस लॉक करने जितना बेसिक भी उनको नहीं पता होता है। फ़ोन पकड़ा, क्लिक किया, दे आर डन, ऐसे नहीं होता है। और क्या सिखाते हो आप? दीज़ आर द मेन चीज़ें जो Okay. मेहंदी के अलावा जो आई थिंक ऑलमोस्ट कोई क्लास में नहीं है सिलेबस में। और हमारा पूरा टाइम टेबल है 45 डेज़ का। अच्छा। हाँ, यानी डे 1 ये सिखाएंगे, डे 2 ये सिखाएंगे, ऐसे पूरे 45 डेज़ का टाइम टेबल है। और ये पूरा फिजिकली सिखाते हो? इसमें ऑनलाइन का भी इसी तरीके ऑनलाइन का का है या भी नहीं करते आई हो आप? डोंट बिलीव, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं, टू बी वेरी Okay. फ्रैंक। जो पर्सनल टच होता है, बच्चे आपके पास बैठ के सीखते हैं, वो कभी ऑनलाइन में वो फीलिंग ही नहीं होती है। कौन पे कितना प्रेशर देना आप ऑनलाइन समझा ही नहीं सकते हो। जो ऑनलाइन करते हैं वो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग। तो मुझे बस मनी मेकिंग काम कभी नहीं करना था मुझे। और हाँ, आपने जो बोला ना कि फिज़िकली, तो मैंने काफ़ी रील्स देखी आपके इंस्टाग्राम पे कि जब क्लास एंड हो रही होती है ना, तब बच्चे लिटरली रोते हैं पूरा क्लास का। वैसे मैं पीछे के लोगों को भी देख रहा था, एवरीबडी वाज क्राइंग के। आई एम ब्लेस्ड विथ माई पीपल जो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी टीम जो है बहुत सालों से मेरे साथ कनेक्टेड है, और यहाँ वो सब मिलके, हम सब मिलके इतना अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट अब कल से नहीं मिलने वाली है। वो सोच के भी बच्चे बहुत रोते हैं कि जो पैम्परिंग हमको मिली है, जो कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं इतना पैम्पर किया, इतना तो पैम्परिंग यहाँ पे टीचर्स ने और सर ने किया। तो वो है चीज़ कि बच्चे रोके जाते हैं, और हमें भी होता है, पर हमें तो साल में 3 बार बच्चों से डिटैच होना है। एक ग्रुप आया, सीखा गए, दूसरा ग्रुप आया, सीखे गए। तो हमें तो फिर भी आदत है उनको उनके साथ डिटैच होने की। उनको आदत नहीं होती है डिटैच होने की। वो जुड़ जाते हैं, कुछ बच्चे तो फॉर एवर जुड़ जाते हैं, इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, इतने रेगुलर मैसेज पे होते हैं कि आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट, कि इतना प्यारा बॉन्डिंग सबका हो जाता है। कहाँ कहाँ से आते हैं? कहाँ से नहीं आते हैं ऐसा कुछ। अभी यूजुअली इंडिया में से तो आ ही रहे, और आप अभी 2-3 नहीं, दिन में आउट ऑफ ही। इंडिया से भी हर बार आते हैं, हर एक बैच अच्छा। में होते हैं। और अभी आप खुद भी लंदन भी जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ हाँ पे जी। भी क्लास वहाँ भी 5 दिन की क्लासेस है। हर एक सिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक सिटी में। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। यानी मुझे ये पता है कि जब तक आपकी टैलेंट है, जो आपको आता है, वो दूसरों को जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से मैक्सिमम नंबर को आप सिखा दो। तो एक दिया है, आपके दिए में जब तक तेल है और दिए रोशन करो, क्या पता कल तेल ख़त्म हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बात है! या ये एक आपके अंदर का टीचर ही ये तो है। और स्पेशली गर्ल्स, मुझे ना, मेरी भी बेटी है, पर गर्ल्स को ना अभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं है। कहने के लिए ही सिर्फ रिस्पेक्ट होता है,
पर अभी भी कोई ये नहीं कहता है कि बेटा तू खाना मत पका, बस मेहंदी करने, ऐसा उसको कहने वाला शायद ही कोई है। तो ये मेरा वीक पॉइंट है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? जिस चीज़ पे करनी चाहिए उसी पे आप मना कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली आई फील हर्ट समटाइम्स कि इतनी अच्छी उनको नॉलेज है, इतना अच्छा उनका आर्ट है, और उनको घर से सपोर्ट नहीं है। यानी वो बेचारे खाना वाना पका के फिर ऑर्डर पे जाते हैं, ऑर्डर से आते हैं वापस, खाना वाना पकाना है, घर की चीज़ें करनी होती है, बच्चे संभालने होते हैं, हस्बैंड का XYZ का सबका काम करना होता है। नोबडी इज़ देयर टू हेल्प। हाँ, कुछ है जो कर देते हैं हेल्प, पर अभी भी जब मेंटालिटी नहीं अभी आई भी है। नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी दबाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते, इनसिक्योर, पता नहीं क्या क्या। तो अभी भी वो फ्रीडम गर्ल्स को नहीं है जो बॉयज़ को है। तो डेफिनेटली। मुझे हो सके इतनी गर्ल्स को, फीमेल को सिखाना है, जितना हो सके उतना, वो भी फिज़िकली जाके। मुझे कभी भी ऑनलाइन नहीं कराना है, कभी भी नहीं कराना है। तो यहाँ तो एक बैच में 25 यानी 50 का बैच तो अभी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ। और मेरा एक आउट सिटी हम जो जाते हैं तो एक जन के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन है, मनीषा जी के साथ। तो वो हमें अलग अलग सिटीज़ में लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, जो बच्चे 45 डेज़ तक नहीं आ पाते हैं यहाँ तक, उनको हम 5 दिन में ये पूरा सिलेबस ब्रीफ में सिखा देते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे सिटीज़ उनके साथ कवर किए, और भी बहुत सारे सिटीज़ कवर करने हैं। हो सके उतनी गर्ल्स तक पहुँचना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है। घर से उनको कोई मना नहीं करेगा यदि आपको यहाँ से इनकम अच्छी मिल रही है तो। डेफिनेटली। या जनरली जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे आपने बोला कि मोस्टली जो वर्ग है एक बड़ा सा वो वैसा है कि जो बहुत कम घर के बाहर निकले, तो उनको एक पूरा नए से ही सिखाना पड़ता होगा। और वो चीज़ आपने जो बोली ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जो बोलना, बात करना, कपड़े पहनना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर इतना निकले ही नहीं है, तो वो सिखाना भी बहुत ज़रूरी हाँ, है। नहीं, सबसे पहले तो अपना फ़ोन बंद करके ही काम शुरू करो। क्लास में आते ही सबके फ़ोन बंद। अच्छा। टाइम से लेट आते हैं तो उनको या तो बाहर खड़े रहना पड़ता है या तो वापस घर जाना होता है। हाँ, तो एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। डिसिप्लिन तो चाहिए। डिसिप्लिन से ना आप थोड़ा एक रिदम में चलना स्टार्ट करते हो। आप एक बार 5 बजे उठे, एक बार 6 बजे उठे, कोई बार 7 बजे उठे, तो वो आप ग्रो नहीं कर पाते हो। देयर हैज़ टू बी अ टाइम टेबल ऑफ योर डेली रूटीन। हाँ, कोई चीट डे हो सकता है, संडे या कुछ भी, पर आज क्या है, हर एक दिन संडेज़ है सबके। हाँ, जब मर्ज़ी उठ जाओ, जब मर्ज़ी स्पेशली काम करो। फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनका वैसा ही होता है। हाँ, जब मर्ज़ी खाना खा लिया। कुछ सिस्टम से वो नहीं चलते हैं, देन दे कंप्लेन कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? यू आर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो वो तो सबसे पहले चाहिए। अभी तक का ऐसा कुछ वियर्ड या कुछ अजीब सी रिक्वायरमेंट आई है क्या क्लाइंट की तरफ से? फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा तो आज तक नहीं आया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ने जो भी मांगा वो हमने फुलफ़िल किया है। और हाँ। ऐसी वियर्ड डिमांड तो कब तक नहीं आई। और यदि मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ना, तो मेरे क्लाइंट मुझे पहचान जाएंगे कि मेरी बात कर रहे, तो मैं वो पैटर्न से बात नहीं करूँगा। हाँ। पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि एक बार मेरी एक ब्राइड ने कोई बर्ड लेफ्ट हैंड में बनवाया था। अच्छा। बर्ड बन गया, बहुत पसंद आया उनको। बर्ड बनने के बाद शी इज़ लाइक कि सर ये बर्ड ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो तो और अच्छा दिखेगा। मैंने कहा मैम ये मेहंदी है, इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर की चीज़ को हम सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे हटा सकते हैं। बोला ऐसा ना कि वो थक जाएगा तो बैठ जाएगा। नहीं। उड़ के बैठ जाएगा, थक जाएगा तो आ जाएगा नीचे। तो आई डोंट नो व्हाई, पर कोई बार क्लाइंट होते हैं जो आपको ऐसे डिमांड करते हैं जो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता है, और कुछ इतनी प्यारे डिमांड करते हैं कि आपको सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वैसा भी कोई एग्जांपल दीजिएगा। ये तो मैं नाम के साथ भी बोल सकता हूँ, पर ठीक है अभी नाम नहीं देते हैं। तो उनके यहाँ जब डिज़ाइंस दिखाने गया था तो उन्होंने डिमांड की थी कि सर मुझे मेरी मेहंदी में कल्याण सुंदर चाहिए। अब मुझे ही नहीं पता था व्हाट इज़ कल्याण सुंदर, अब उनको इतना डिटेल में पता था। देन मुझे वहीं से किसी ने समझाया कि जब शिव जी और पार्वती जी एक दूसरे का राइट हैंड हाथ में पकड़ के जब फेरे लेते हैं, हाँ। उस सिचुएशन को कल्याण सुंदर कहते हैं, और तुम मुझे मेरे हाथ में ड्रॉ करवाना है। एंड इवन शी वॉज हैविंग सम पिक्चर्स ऑल्सो, रेफरेंस पिक्चर्स भी उनके पास थे कि मेरे हाथ में आप ड्रॉ करिए। यानी
इतनी प्यारी डिमांड्स होती है कोई बार कि आपको भी एक चैलेंजिंग भी लगता है, साथ में कुछ सीखने को भी मिल गया वहाँ से। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कुछ भी डिमांड करते हैं और हमने फुलफिल की है। एक जैसे अभी आपका जो स्टेज है, आप ऑलमोस्ट 30-35 ईयर से इस चीज़ को कर रहे हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करते हो। तो आज की डेट में हरीन दलाल खुद सीखने के लिए क्या चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे वो खुद अप टू डेट रहे? मैं कभी भी खुद को टीचर या गुरु नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मेरी प्रोफेशन में, मेहंदी के प्रोफेशन में, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट, आप सारे जूनियर स्टूडेंट हो जो अभी आए। स्टूडेंट कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। एक बार आपने फील कर लिया कि आप गुरु बन गए, टीचर बन गए, तो वहाँ आप स्टॉप हो जाते हो। तो इसीलिए मैं हर बार मेरी कोशिश इतनी तो ज़रूर करता हूँ कि जो आगे बन गया वो वापस नहीं बनाना है। एक बार कर लिया, यू आर डन। तो हर बार कुछ ना कुछ नया तो मैं और मेरी टीम मेंबर सारे इतना तो फॉलो करते ही है, रोज़ कुछ ना कुछ नया। और सीखने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें आप करते हो? कुछ फॉलो करते हो, कुछ देखते हो, या कुछ ऐसा आई जो... फॉलो सम आर्टिस्ट जिनका रेफरेंस देख के हम मेहंदी में यूज़ करते हैं। फॉलो सम आर्टिस्ट यानी कि मेहंदी आर्टिस्ट को नहीं। हम कोई अच्छे पेंटर्स हैं जो कैनवास पेंटिंग करते हैं। एक आर्टिस्ट है जो रोज़ के एक नए कृष्ण जी बनाते हैं अच्छा। उनके पेज पे। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे कृष्ण जी मेरी मेहंदी में बनाए हैं एज अ रेफरेंस। मैंने उनका पेज स्टडी किया था। फिर कुछ बुक्स मेरे पास है जो पूरी इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ जो कार्विंग है वो आउटलाइन फॉर्म में मेरे पास एक बुक में है। वो बुक में से भी हम स्टडी करते हैं। तो आई लाइक टू सर्व ऑलवेज वेरी ऑथेंटिक। मुझे मॉडर्निज्म इतना अट्रैक्ट नहीं करता है, या तो फ्यूजन या तो इंडियन, राइट। या तो उतना हम करते हैं और वो लोगों को पसंद आ ही जाता है। और अभी वैसे मैंने अभी देखा, आप तो काफ़ी टाइम से जजिंग वगैरह भी करते हो हाँ कॉम्पिटिशन्स में। जी। तो उसमें क्या चीज़ों के बेसिस पे जजमेंट होता है? जजमेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे हम मीटिंग करते हैं। उन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए वो रूल्स हम उनको पूछ लेते हैं। कई बार होता क्या है कि सब कुछ काम अच्छा किया पर कुछ पार्ट बाकी रह गया और हमें कहा गया है कि पूरा हाथ ख़त्म हुआ हो तभी आप उनको वैलिड गिन सकते हो। तो हमें रूल्स या तो पता है या तो हम उनको कुछ सजेस्ट करके रूल्स पहले बनवा देते हैं, स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को बोल देते हैं और वो फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जजिंग करते हैं फिर। ओके। या तो आपके लिए एक, मतलब दो अलग अलग आर्टिस्ट है, दोनों ने कंप्लीट कर लिया, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाउ डू यू जज? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट रहता होगा जजिंग हाँ करना। हाँ, यानी मैंने कहा ना कि 10 में से 8 नॉन फाइन आर्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स का या ड्राइंग का इतना नॉलेज नहीं होता है, पर कितना क्रिएटिवली प्रेजेंट किया। यानी कुछ चीज़ें लगती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर यदि उसका तरीका आपको समझ में आ जाए तो वो बहुत इजी होती है। तो यदि किसी ने वो तरीका अप्लाई किया है कि जो दिखता बहुत मुश्किल है पर एक बार वो बच्चा आपको दिखा दे, तो वो तरीका इतना इजी था कि वो ऐसे कर रहा था, ये तो हम कुछ और ही सोच रहे थे। अच्छा। तो उस लेवल का जिसने भी काम किया होगा उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ ग्रिड्स है, कुछ पैटर्न्स है जो दिखती कॉम्प्लिकेटेड है, पर टेक्निक आप फॉलो करो तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ और टू परफॉर्म। मेहंदी आर्टिस्ट की जो पूरी इंडस्ट्री है, उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सुधार आना चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए? जैसे कुछ तो आपने ऑलरेडी बताई कि सेल्फ प्रेजेंटेशन, ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, हाँ। सेल्फ ग्रूमिंग, उसके ऊपर इसके अलावा कुछ है क्या? क्योंकि आप जहाँ पर हो, आपको मतलब वहाँ से बहुत दूर तक आपकी आवाज़ जा सकती है। एक्चुअली ये सिर्फ मेहंदी इंडस्ट्री के लिए, हर एक प्रोफेशन के लिए अप्लाई होता है कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। जब कोई आर्टिस्ट इनसिक्योर हो जाता है तो वो ना सिखाना बंद कर देता है कि मैं सिखा दूंगा तो ये मुझसे आगे चला जाएगा या चली जाएगी। तो खुद इतना रोज़ अपने आप में टैलेंट ऐड ऑन करो कि आप कभी इनसिक्योर फील ना करो। और दूसरी जो बात है कि स्टूडेंट्स कई बार कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि कोई ने 5,000 में काम किया तो वही काम आप 3,000 में या 4,000 में करके दे रहे हो। तो ऐसे रेट्स नहीं तोड़ने चाहिए। खुद की वैल्यू बढ़ाओ
ऐसे लेग पुलिंग वाला सिस्टम है। मैंने लाइक कई शहरों में देखा है कि दो अच्छे आर्टिस्ट भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, दे हैव अ जेलसी फैक्टर। मैं कहता हूँ भी इंडस्ट्री में भी, चलो बॉलीवुड में ही हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी पोजीशन है, कोई एक हीरो या कोई एक हीरोइन हर एक मूवीज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कोई एक मेहंदी आर्टिस्ट हर एक ब्राइड को मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। एक दिन में सर्टेन डेट्स पे 10,000 शादियाँ हैं, तो आपको 10,000 फोटोग्राफर चाहिए, 10,000 मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए, 10,000 पंडित जी चाहिए। तो हर एक अपना अपना ब्रेड एंड बटर कमा ही देगा। आप चीट करके या कुछ गलत करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ऐसा होता है, कई बार होता है, जो इतना नहीं डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जिनको है इनसिक्योरिटी कि भाई मेरे हाथ में से काम चला जाएगा। ऐसा नहीं है कोई, हम भी एक ही रेस्टोरेंट में रोज़ खाना खाने नहीं जाते हैं, तो हमारे ही क्लाइंट हर बार हमसे ही मेहंदी लगवाए वो ज़रूरी नहीं है। उनको मन किया तो किसी और आर्टिस्ट को बुला लिया, किसी और का कुछ डिफरेंट लेवल का काम है, तो उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। और अगर सेलिब्रिटी मेहंदी की बात की जाए, जो आप यूजुअली वो भी करते हो ऑन द साइड, तो उसमें वैसे मुझे नाम नहीं जानने, काफ़ी सारे मुझे पता है ऑलरेडी। उसमें कुछ आपकी ऐसे कुछ यादगार चीज़ें कुछ हुआ था, वो वैसा कुछ स्टोरी बताइए। मैं वर्कोहॉलिक हूँ और ये इतना मुझे सीवियर नशा है काम का कि एक बार बहुत फेमस आर्टिस्ट के घर पे हम बैठे थे। मुझे पता ही नहीं था कि हम उनके घर में बैठे हैं। जो मेरे साथ आए थे उन्होंने कहा, सर आपको पता है हम किसके घर में बैठे? हम इनके घर में बैठे। उन्होंने कहा कौन है ये? तब उसने मुझे पूरा समझाया कि हम इनके घर में बैठे हैं और वो देखो सामने वही बैठे हैं। जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हस्ती हमारे ही सामने बैठी है। और ऐसे ही एक दूसरे ही बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिसके यहाँ हम मेहंदी लगाने आउट ऑफ इंडिया गए थे। तो लंच सबका एक साथ चल रहा था। वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड एट द सेम लंच प्लेस वेयर दे वर ऑल्सो देयर। तो वो उठ के आए हमारे पास, अपनी वाइफ को कहा कि दे आर द पर्सन, दीज आर द पीपल जिन्होंने हमारी बेटी को मेहंदी लगाई है। यानी इतने बड़े बिजनेसमैन होके खाना खाते खाते उठ के हमारे पास आए, हमारी पूरी टीम को मिले, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई। तो इतने हम्बल भी होते हैं जो सच में सेलिब्रिटी है, सच में पैसे बचा के बैठे हैं। दे आर नॉट कि ऐसे ही सेलिब्रिटी बन गए और टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, नहीं, जेन्युइन सेलिब्रिटीज़ होते हैं। और मैं सेलिब्रिटी यानी आई डोंट फॉलो ओनली बॉलीवुड पीपल, लाइक देयर आर मैनी मोर। मेरे लिए तो मेरी हर एक ब्राइड सेलिब्रिटी है, पर वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि आपको अच्छा लगता है। दे गिव यू सो मच रिस्पेक्ट। और मैंने कहा वैसा बहुत सारी चीज़ें खुद की भी मैटर करती है कि आप अपने आप को कहाँ प्रेजेंट करते हो। डेफिनेटली। या आपने इंडिया का पहला एक स्टेज के, मतलब सारे मेहंदी आर्टिस्ट को एक स्टेज पे आप लाए थे, मेहंदी कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ आपने आई थिंक किया था 2019। उसका नाम भी हमने हैना कनेक्ट रखा था। सोचा था हर बार करेंगे, हर साल करेंगे। 2019 में किया था, कोविड से पहले। और उसके बाद कोविड भी स्टार्ट हो गया, तो वैसे भी हैना कनेक्ट हमारा स्टॉप हो गया। और हैना कनेक्ट में क्योंकि मैं जब सिखाता हूँ तो मुझे साइड के काम करना कभी पसंद नहीं है। मेरा पूरा बिज़नेस मेरी वाइफ मैनेज करते हैं, मेरे जो टीचर्स हैं मेरे साथ वो सारा आगे पीछे का मैनेज कर लेते हैं। पर हैना कनेक्ट में जो इंडिया की सबसे पहली थी इवेंट, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, वरना करना भी था। पर बहुत ज़्यादा रेदर देन टीचिंग आपको प्रिपरेशंस करनी होती है, जिसमें बहुत टाइम आपको देना पड़ता है। तो कोई कर रहा है ऑर्गेनाइज, आप बस जाओ, सिखाओ और निकल आओ, जो मुझे पसंद है। मुझे जितना हो सके उतना मेरा नॉलेज बांटना है। तो नाउ देयर इज़ अ पर्सन जो इवेंट्स कर रहे हैं, बहुत यानी होटल बुकिंग से शुरू करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जो आपका मेन उसे करने का उद्देश्य था वो क्या था, कि मतलब क्यों करना था? मैंने कहा ना कि हमारे खून में टीचिंग है, यानी जितनी हो सके भी, मतलब ये एजुकेशन वाला ही वही Okay. कि जो लोग 45 दिन या 30 दिन जो भी हमारा सिलेबस है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो 5 दिन में आओ। हम लोग वहाँ पे 4 टीचर थे, मी प्लस 3 मोर।
ओके। हम चारों ने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लिए थे और दैट वाज द फर्स्ट इवेंट जो सूरत में हुई थी। ऐसी कभी नहीं हुई थी कि 4 टीचर आए अच्छे से, वरना जेलेसी फैक्टर भी काम करता है कि भाई ये बड़ा, मैं कैसे उसके सामने जाऊं। पर वो मेरे साथ टचवुड जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारा बॉन्डिंग अच्छा है। हम इवन मैंने अभी जो मीरल मैम के साथ भी किया था, उसमें उन्होंने भी आपके लिए बहुत हाईली बोला है कि मीरल बहुत प्यारी है। उन्होंने मतलब बोला कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग मेहंदी आर्टिस्ट तो उनके साथ तो ज़रूर करना। तो मैंने बोला वो तो घर के ही है, सूरत के ही, एक मना बना के कर ही लेंगे। और आप लकीली आप अवेलेबल भी थे, हाँ, अदरवाइज मिलते ही नहीं इंडिया में। अभी 2 दिन पहले ही बैच ख़त्म हुई, पर ऑनेस्टली मुझे हो सके उतना लोगों को जिनको सीखना है बस उनको सिखा देना है। जब तक, मैंने कहा ना, हमारे दिए में तेल है और दिए रोशन करने हैं। जो चीज़ें साथ में लेके मर सकते हैं वही चीज़ें मुझे इकट्ठी करनी है, बाकी हाँ। सब तो छोड़ के जाना ही यहाँ पे। सही बात है। सो थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे एक बार आपकी जी तरफ जी। से कुछ चीज़ें मुझे भी जाननी है और जो न्यू कमर्स है वो भी शायद समझ पाए, जो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकते किसी टेक्नोलॉजी रीजंस इन की अ वे। वजह, टेक्निकल वे में, कि जैसे कंपोजिशंस आप में किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रपोर्शंस पे तो अपने ने बात की, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प आउट कर सकती है और समझने में, या कुछ चीज़ें जो सर्च करके भी लोग सीख सकते हैं, वैसा कुछ बताइए जो एकदम न्यू कमर्स है उनके लिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं मेरे बच्चों को देता हूँ कि जिस दिन मेहंदी की प्रैक्टिस नहीं की उस दिन खाना मत खाओ। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको आगे लेके जा सकती है। जिस दिन प्रैक्टिस छूट गई, चाहे कोई भी रीज़न हो, उस दिन खाना मत खाओ। कुछ भी करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप कर सको, उसी से स्पीड बढ़ेगी, उसी से आपकी ये हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होंगे, नई डिज़ाइंस वहाँ से निकलेगी। जैसे ही आपने 1 वीक का, 10 दिन का गैप दे दिया, आपकी स्पीड में भी और वर्क में भी वो इफ़ेक्ट दिखेगी। तो डेफिनेटली। कुछ भी करके रोज़ प्रैक्टिस करो, हो सके इतनी ज़्यादा, हो सके इतने जन को एजुकेट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस चालू रहे और आप क्लाइंट के यहाँ बेस्ट, दैट टू विथ टाइम के साथ आप उनको काम ख़त्म करके दे सकते हो। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप 5 घंटे में ढंग से मेहंदी नहीं उनको दे पाओगे। आपके वर्किंग में टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक्चुअली होता क्या है कि 2 हाथ फैला के 5 घंटे बैठना इज़ नॉट ईजी जॉब। इवन पॉडकास्ट भी करते तो 1 घंटे में तो फेड अप हो जाते हैं, तो वो तो 5 घंटे 5 स्टिल घंटे। बैठना है। यानी आपको चेयर पे ही बैठे हैं, वो भी दोनों हाथ हम ब्लॉक कर देते हैं, हाँ। दोनों लेग्स उनके ब्लॉक हो जाते हैं, यानी यू कांट इवन मूव। 5 घंटे बेचारी थोड़ा हिलती भी है हमारी ब्राइड तो हम उनको डांट देते हैं, या मैम प्लीज़ मत हिलो। तो 5 घंटे हाथ हिलाए बगैर बैठना कोई आसान काम नहीं है। यानी जो आर्टिस्ट बहुत टाइम लगाते हैं, तो ये तो एक टॉर्चर ही है ब्राइड्स के ऊपर जो इतना टाइम देते हैं। यानी ऐसा काम करो जो रच के दिखे और वो जो टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाए। कोई भी चीज़, यानी कम टाइम में भी, बहुत कम टाइम में भी ख़त्म कर लिया तो भी वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया तो भी वो ठीक नहीं है। तो एक आपने जैसे बोला कि प्रैक्टिस एवरीडे, प्रैक्टिस एवरीडे इज़ द ओनली सॉल्यूशन। उसके अलावा और कुछ? आई थिंक दिस इज़ द मेन। वो आप, और जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ, यदि हर कोई, आई डोंट नो हर कोई कर सकता है नहीं, एक बार जो बन गया उसको भूल जाओ, चाहे कितना ही प्यारा क्यों न बनाओ। भाई इतने अच्छे कृष्ण जी बने हैं, इसको तो 10 ब्राइड में हम यूज़ करेंगे, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया है। अच्छा। हाँ, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, ऑलवेज समथिंग न्यू। तो आप ना लोगों से आगे, लोगों को पीछे नहीं खींचना है, आपको उनसे आगे जाना है। जितना आप खुद में टैलेंट ऐड ऑन करोगे, लोग आपके पीछे ही रहेंगे। राइट। और लोग वैल्यू आपकी तभी करते हैं जब आप ऐसा कोई भी काम, चाहे फोटोग्राफी हो चाहे मेहंदी हो, जो दूसरों से हटके आप करते हैं, जो डेफिनेटली। कोई नहीं करता वो काम आप करते हो, तभी आपकी घर में या सोसाइटी में वैल्यू है। वरना आपको लोग कॉमन मैन ही काउंट करेंगे। डेफिनेटली। एनीथिंग हैज़ टू बी क्रिएटिवली प्रेजेंटेड। फाइनली पॉडकास्ट के एंड में ये एक जनरल जी। क्वेश्चन होता है जी। कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, न्यू कमर्स है, उनके लिए आपके क्या सजेशंस है? पेशेंस इज़ द ओनली की ऑफ सक्सेस। इतना जल्दी आप मत एक्सपेक्ट करो कि आप यहाँ से निकले और आपको 50,000 की ब्राइड मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चे ना सोशल मीडिया को इतना इजी लेते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट टूल है आज के टाइम में,
लाइक हमने भी बहुत लेट सीखा टू पोस्ट रेगुलरली ऑन इंस्टाग्राम, टू पोस्ट रेगुलरली ऑन फेसबुक, लाइव आना, रील्स बनाना वगैरह वगैरह। मैं भी फिर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर वो जितना आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओ अच्छे से, उतना आपको जल्दी एक्सपोजर मिल सकता है। तो रोज़ की प्रैक्टिस, रोज़ का कुछ भी क्रिएटिव वर्क अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम फॉलो करके आप पोस्ट करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको कहीं नहीं रुकोगे। यू कैन अचीव एनीथिंग, एनीथिंग। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा यस podcast में। यस, आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।